नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं पर भी ये सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि उस परीक्षा के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है वो जानना। और आज हम उन्हीं सोर्स पुस्तकों से पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के जो वीडियो उसमें अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन जानेंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उससे संबंधित, उससे पूर्व राजस्थान की स्थिति क्या थी, राजस्थान का वह प्रथम शासक कौन था जिसने आंतरिक संघर्ष में मराठों को सबसे पहले आमंत्रित किया था। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह मराठों को राजस्थान में किस उद्देश्य से आगमन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुडा सम्मेलन हुआ। हुडा सम्मेलन जो 1734 में हुआ था, कहाँ और क्या क्या शर्तों के अधीन हुआ। नाथद्वारा पे 1802 में किसका अधिकार हो गया था। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं या अन्य एग्जाम्स में आते हैं, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। बिल्कुल, चौथवा सर देशमुखी प्राप्त करने का आदेश कब किसने दिया। दुरासा राय की जो अपमानजनक संधि है वो क्या है, किसको किससे करनी पड़ी। अंबाजी इंगले हैं, उनका मेवाड़ से किस तरह संबंधित है और क्या उन्होंने अंबाजी इंगले ने मेवाड़ में वापस मराठों से जो प्राप्त किया। तुंगा क्यों प्रसिद्ध है, बिल्कुल मराठाओं की प्रथम हार जो हुई वो तुंगा में हुई। तो ये सारी चीज़ें, साथ में ही जो बड़ी रियासतें हैं जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, तो इन रियासतों ने मराठों के खिलाफ 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के साथ में किस तरह क्या इनका योगदान रहा। और जो राजस्थान की सीमा के निकट कहाँ पर सिंधिया को परास्त होना पड़ा, जिसका असर काफ़ी विस्तृत रूप से राजपूताना पर पड़ा। तो इस तरह की कई इम्पोर्टेंट चीज़ें आज अपन इस वीडियो के द्वारा अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप साथ में बने रहें और एक चीज़ आपको निवेदन कर दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये वो सोर्स है जिसके द्वारा आप अगर आरएस का इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो आप इंटरव्यू में भी बढ़िया तरीके से प्रत्येक चीज़ को विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा आप बता सकते हैं। इस वीडियो में रटने पर जोर नहीं दिया गया है, इस वीडियो में समझने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, आइए अपन शून्य से शिखर की यात्रा की तरफ आज अपन राजस्थान के बारे में, जो अपनी शौर्य परंपरा है उसके बारे में जान रहे हैं। आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा आप सभी को आगे के जो अपना इस पाठ है इस पाठ की तरफ ले चलता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो अराजकता की स्थिति बनती ही थी। औरंगजेब की मृत्यु होते हैं, आप जानते हैं कि एक शक्ति शून्यता आ गई, रिक्तता आ गई। तो इसको जो शून्य पैदा हुआ उस शून्य को मराठाओं ने अपना चांस लेते हुए या उन्होंने इस चीज़ को बुनाया और मराठों ने दक्षिण में और दक्षिण के बाद में मालवा और गुजरात में बढ़िया प्रभाव स्थापित कर लिया। और इसी कारण से इनके लिए भाई जब मालवा और गुजरात हो गया तो राजस्थान में प्रवेश करना भी बिल्कुल आसान सा हो गया, बिल्कुल सहज हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने जो मई 1711 है, बिल्कुल मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने जो है मेवाड़ी क्षेत्र में से धन एकत्रित किया था। बिल्कुल दोस्तों, और इस घटना से चिंतित होकर उदयपुर के महाराणा थे संग्राम सिंह, उन्होंने जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल शासक जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा जो समस्या है, बिल्कुल जय सिंह और मोहम्मद शाह से मराठा समस्या पर विचार विमर्श किया। और 1711 से 1724 के बीच में इसी तरह चलती रही। 1724 के बाद में राजस्थान में अचानक मराठा आक्रमणों की तेजी आ गई। बिल्कुल सबसे पहले देखो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठाओं को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कौन सा,
कौन सा था? तो ये प्रथम अवसर दोस्तों, ये प्रथम अवसर था जो 1734 ईस्वी में बूंदी के जो शासनच्युत पदच्युत शासक थे बुद्ध सिंह, उन बुद्ध सिंह ने सबसे पहले मराठा सहायता ली आंतरिक अपने जो संघर्ष है उसमें, और मराठाओं की सहायता से दलेल सिंह को गद्दी से इन्होंने बुद्ध सिंह ने हटा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आरपीएससी में पूछा जा चुका है। 1734 ईस्वी में बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को पदच्युत किया और मराठाओं का आंतरिक संघर्ष में प्रथम जो दखल अंदाजी है या हस्तक्षेप है, ये प्रथम हस्तक्षेप था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी तरह आगे भी राजस्थान में फिर धीरे धीरे मराठाओं का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता गया। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। पुनः मैं बता देता हूँ, प्रथम जो ये आंतरिक संघर्ष में दखलंदाजी बुद्ध सिंह द्वारा जो बूंदी के थे, पदच्युत थे, 1734 में इन्होंने अवसर दिया दलेल सिंह को जो हराने के लिए। तो आगे अपन चलते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में 1735 पर मराठाओं का मालवा में अधिकार हो गया। मालवा में अधिकार हो गया तो देखो, मालवा तो सबसे कुंजी था, तो मालवा में अधिकार होते ही मराठाओं के लिए राजस्थान में आगमन बिल्कुल सुकर हो गया। तो उन्होंने सबसे पहले मराठाओं ने धन लूटने का, धन पाने की इच्छा से संतुष्ट होकर कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ में धन पाने की इच्छा पहला कारण रहा उनका, धन पाने का। लेकिन थोड़े दिनों बाद में वो संतुष्ट धन राजाओं से लेने के बजाय वो सेठ साहूकारों को भी लूटने लग गए, यानी उन्होंने लूटना भी शुरू कर दिया। ये मराठाओं का दूसरा काम हुआ। तीसरा काम, जो नरेशों के आंतरिक मामले थे उनमें भी उन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ करने लग गए, यानी क्योंकि अब वो शक्ति के वर्चस्व में थे। और बूंदी, जोधपुर, जयपुर, इन रियासतों में उनका प्रवेश इसी हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के द्वारा ही उनका, मराठाओं का राजस्थान में इन रियासतों में प्रवेश हुआ। बिल्कुल बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में जो प्रवेश है वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से हुआ। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तब मराठाओं ने सबको हिंदू धर्म के नाम पर एकत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान के राजपूत राजा मुगल दरबार की दलबंदी के कारण, बिल्कुल मुगल दरबार की दलबंदी और आपसी जो परस्पर जो फूट थी उसके कारण वो एक नहीं हो पाए। हाँ, ये दो रीजन रहे, मुगल दरबार की दलबंदी और आपसी जो परस्पर इनमें खींचातान थी। तो इस कारण से केंद्र में तो शून्यता थी और उस शून्यता की पूर्ति के लिए ही मराठाओं का राजस्थान में आगमन हुआ। सबसे पहले आप दोस्तों देखो, साहू ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, साहू जो हैं उन्होंने, साहू जी ने पेशवा बाजीराव, किसको? पेशवा बाजीराव, बाजीराव मस्तानी आपने फिल्म देखी होगी। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। या आरएस में, इंटरव्यूज में, आरपीएससी द्वारा सभी जो एग्जाम्स है इसमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा चुका है। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार दिया। और इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद हो जाना चाहिए। 1732 जो ईस्वी है, बिल्कुल 1732 ईस्वी, चौथ और सरदेशमुखी का अपन पढ़ चुके हैं। 1732 ईस्वी में जो सवाई जयसिंह थे वो, उनको मालवा का सूबेदार बना दिया गया, लेकिन मराठाओं ने मालवा के सूबेदार जयसिंह को घेर लिया। जयसिंह की पराजय हुई, यानी उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ी और परिणाम स्वरूप 28 परगने मराठाओं को देने पड़े। और 1761 से 1791 के बीच में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण मराठाओं का बहुत से राज्यों पर प्रभुत्व हो गया। अब जब बहुत ज़्यादा आक्षेप बढ़ा तो जयसिंह और राजपूत राजाओं की अब आँख खुली, देर से ही सही। तो उन्होंने मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला काम किया, धन का सहारा लिया, यानी उन्हें धन देने लग गए। छोड़ो हमारी जान छोड़ो, आप पैसे वैसे ले लो। लेकिन जब धन देने पर भी मराठा जो है वो नहीं मान पाए, तब अब धन तो गया, अब धन को नहीं पार पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, धन के बजाय शक्ति को उन्होंने प्रयोग से उनको निकालने के लिए, मराठाओं को बाहर करने के लिए उन्होंने काम में, दूसरा ये जो कारण रहा
धन की बजाय उन्होंने शक्ति का प्रयोग उचित समझा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हुड्डा सम्मेलन से संबंधित, हुड्डा सम्मेलन धन देने के बावजूद भी जब नहीं हुआ तो शक्ति का संचय करना भी बहुत जरूरी था। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़ और नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ के हुड्डा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734, ध्यान दें 17 जुलाई 1734 ईस्वी में इन्होंने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। हुड्डा सम्मेलन जिसको कहा जाता है जुलाई 17 में हुआ था। और इसके अनुसार इस सम्मेलन जो संधि है इसमें यह तय हुआ कि सभी शासकों को विपत्ति के समय आपस में सहयोग देना होगा, प्रथम बात। और वर्षा ऋतु के बाद में कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। तीसरी चीज थी किसी भी शत्रु राजा को अपने राज्य में आश्रय या शरण नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे जो परिणाम था, हुड्डा जो सम्मेलन था, इसके वांछित परिणाम नहीं मिले। दोस्तों ये सुमेलित में आता है। कारण पहला कारण रियासती शासकों का आपसी द्वेष था। दूसरा, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है, रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य इस सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। तो दोस्तों ये सुमेलित करने वाले प्रश्न में या निम्न में से कौन सी हुड्डा सम्मेलन की असफलता के कारण नहीं है, इस तरह प्रश्न ये बनता है। और आप अच्छी तरह इन लाइन्स को पढ़ें। आगे अपन बात करें जो 1734 के बाद में 1735 में फिर मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ने का एक प्रयास किया। लेकिन जिस तरह हुड्डा असफल रहा उसी तरह 1735 का ये जो प्रयास है, 1735 का प्रयास भी असफल हो गया दोस्तों। तो वहाँ भी हार, यहाँ पे भी हार, दोनों तरह हार हो रही है। और अब हार के बाद में उपहार की बात करते हैं। पेशवा अक्टूबर 35 में उत्तर भारत की यात्रा पे निकला और महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया। और जो उपहार की हार के बाद में उपहार पर चलते हैं, उपहार तथा चौथ का वहाँ पर समझौता महाराज जगत सिंह से हुआ। उसके बाद में जो पेशवा है वो जयपुर आए और जयपुर के जय सिंह ने मराठाओं और मुगल सम्राटों के बीच में समझौता करवाना चाहा, लेकिन यहाँ पर भी हार मिली, यानी असफल रहे। अब पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम क्या निकला, इस पर अपन ध्यान दे लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान यात्रा का ये परिणाम निकला, मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। मुगलों को भी टैक्स दे रहे हैं और मराठाओं को भी देना पड़ रहा है। अब ये देखो दुरासराय की जो अपमानजनक संधि है 1738 में हुई थी दोस्तों, और निजाम को बिना युद्ध किए मुगल सम्राट की तरफ से ये संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठाओं को मालवा की सूबेदारी देनी पड़ी दोस्तों, मालवा की सूबेदारी, और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए मराठाओं को। ये मुगल जो दुरासराय की जो अपमानजनक संधि 1738 में निजाम को करनी पड़ी मुगल सम्राट की तरफ से मराठाओं के प्रति, और इसका परिणाम ये हुआ मालवा भी गया और 50 लाख रुपए भी। 1742 ईस्वी में मराठाओं ने मारवाड़ में प्रवेश कर लिया और जो मेहंदी की नगरी सोजत, रायपुर और जैतारण जो परगने थे, यहाँ से भी इन्होंने चौथ वसूलना शुरू कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में यहाँ तक ये पहुँच गए। 1742 के बाद में अब अपन चलते हैं, तो ये जो यूं ही इनका प्रभाव बढ़ता रहा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मराठाओं की जो प्रथम पराजय कहाँ पर हुई, तो दोस्तों तुंगा के युद्ध में हुई है 1787 में। राजपूतों ने संगठित हो, क्योंकि इन्होंने देख लिया संगठित होना आवश्यक है, तो तुंगा के युद्ध में राजपूतों ने संगठित होकर मराठाओं को प्रथम बार 1787 में पराजित किया है दोस्तों। और इस पराजय के बाद में मराठाओं की जो शक्ति है वो भी क्षीण होने लग गई, यानी 3-4 साल बाद में 1791 में मराठाओं की शक्ति जब क्षीण होने लग गई, तो
दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने उसी वक्त अपने पैर जमा लिए और उन्होंने देख लिया कि अब सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान में प्रवेश करना है, तो ये समय भी उचित है और वो राजस्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पांव जमाने का, घुसपैठ करने की प्रयास शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब राजस्थान के राज्य संगठन के बावजूद भी उत्तराधिकार के संघर्ष और आपस में सामंतों के युद्ध के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। बिल्कुल, अगर ये उत्तराधिकार का संघर्ष और आपसी सामंत प्रतिस्पर्धा नहीं रही होती तो मराठाओं की जो रिक्तता थी वो राजपूत दे सकते थे, लेकिन इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को मिला। और 1791 में दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। इसी कारण अंबाजी इंगले के 1791 के संयोग के कारण पहली डूंगरपुर, दूसरी बांसवाड़ा, तीसरी प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है ये मेवाड़ के महाराणा के अधीन हो गए। दोस्तों, ये मराठाओं से मेवाड़ के महाराणा के अधीन आ गए, लेकिन रियासती घरों की आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले को पूर्ण सफलता नहीं मिली। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार हो गया। चूड़ावत मांगी सेनानी छत्राणी, जो चूड़ावत राजा से संबंधित है, जो छत्राणी ने शीश काट दिया था। तो 1795 में मेवाड़ पर किनका अधिकार था, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आरपीएससी कई एग्जाम्स में पूछ चुकी है। चूड़ावतों का 1795 में अधिकार हो गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खां पिंडारी ने 1802 में, पिंडारी तत्कालीन समय में एक काफ़ी शक्तिशाली केंद्र बिंदु थे। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथद्वारा पर अधिकार कब किसने किया, तो 1802 में अमीर खां पिंडारी ने किया। भीम सिंह कोई इस पर अभाव नहीं दे पाए थे। 1803 में मेवाड़ के शासक जयपुर नरेश अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर में अव्यवस्था रही। उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे, यह भी इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। निम्न में से प्रमुख कारण थे, तो आपस में सामंतों की प्रतिस्पर्धा, संकीर्ण सोच और वही उत्तराधिकार का संघर्ष था दोस्तों। और कारण ये रहा, दोनों ही पक्षों ने ऊंची रकम देकर भाड़े पर सैनिक लेना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई और आर्थिक रूप से राज्य कंगाल हो गया। जोधपुर रियासत आर्थिक संकट में घिर गई। तो इस तरह राजस्थान के जो शासक हैं ये शत्रु का शत्रु मित्र और मराठाओं से छूट पाने के लिए अंग्रेजों से मिलने लग गए, अंग्रेजों की तरफ बढ़ने लग गए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अंग्रेजों की तरफ क्योंकि शत्रु से मित्रता करने के प्रयास करने लग गए, तो इससे सर्वप्रथम सबसे पहले जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह, क्या नाम है दोस्तों, पृथ्वी सिंह, जयपुर के राजा, इन्होंने 1776 में अपना एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेज दिया और ये इच्छा प्रकट की कि हम अंग्रेजों से मित्रता करना चाहते हैं। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। लेकिन 1803 तक तो अंग्रेजों की नीति ये नहीं थी, लेकिन 3 में उन्होंने अचानक नीति परिवर्तित करके राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में, ध्यान दें, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक, कौन से सेनापति का नाम क्या है दोस्तों, लॉर्ड लेक, कब की बात है, 1803 में। बिल्कुल, राजस्थान की उत्तर पूर्व जो सीमा है, उत्तर पूर्व की सीमा है, वहाँ लॉर्ड लेक ने 1803 में लासवाड़ी का रण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, लॉर्ड लेक ने लासवाड़ी के रण क्षेत्र में 1803 में राजस्थान की जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वहाँ पर सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया और इसका जो कारण रहा, ये जो मराठाओं की जो पराजय रही,
ये मराठाओं की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर राजपूत शासकों के लिए रही। 1803 की ईस्वी में संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। दूसरा, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी। तीसरा, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। चौथा, इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा। पांचवा, इन अन्य राज्यों से विवाद में कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। और इन शर्तों के साथ भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि संधि पर कंपनी के साथ हस्ताक्षर कर दिए। 1803 की बात है दोस्तों। 1803 के बाद में 1811 में सेटन के स्थान पर, जो दिल्ली के रेजिडेंट सेटन थे, उनके स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ को रेजिडेंट बनाया गया। उसने चार्ल्स मेटकाफ ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठाओं, अमीर का पिंडारी और अन्य पिंडारियों को कार्यवाही को समाप्त करने के लिए राजपूत राजों को क्यों नहीं एक संघ बना दिया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसने ये सुझाव दिया था? तो ये सुझाव मेटकाफ ने लॉर्ड मिंटो को दिया गया था कि राजपूत राजाओं का एक संघ बना दिया जाए। और क्यों बनाया जाए? मराठाओं, अमीर का और पिंडारियों के जो प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए बनाया जाए। तो दोस्तों, इस तरह तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने सभी विरोधियों का दमन करके भारत की कंपनी को सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने का एक जो सपना पाला लॉर्ड हेस्टिंग ने। और इनका जो सपना था कि भारत में कंपनी सर्वोच्च सत्ता में आ जाए। लेकिन ये संभव कब था? जब होलकर और सिंधिया को उनके ही राज्यों में सीमित कर दिया जाए, उनका प्रभाव कम कर दिया जाए, केवल उनके राज्यों तक ही उनको सीमित कर दिया जाए। और पिंडारी थे, आपने दोस्तों सलमान खान की पिंडारी वाली फिल्म भी देखी होगी। पिंडारियों की शक्ति का दमन कर दिया जाए, इसके लिए उन्होंने राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अनिवार्य सा माना। और क्योंकि सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव में राजपूत थे, तो अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 से होलकर से नई संधि कर ली। 5 नवंबर 1817 में होलकर से नई संधि करके राजस्थान के जो साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। राजपूतों के साथ जो होलकर से संधि करके इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकाफ का निमंत्रण मिला राजपूत राजाओं को, राजस्थान के राजपूताना के राजाओं को। तो मेटकाफ के निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर तुरंत संधि कर ली। 1803 से 1823 तक ये संधियां चलती रही। और सबसे अंत में दोस्तों कौन सी रियासत ने संधि की है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1823 ईस्वी में सबसे अंत में दोस्तों कंपनी से जो संधि की है वो है सिरोही ने। बिल्कुल सबसे अंत में जो संधि की 1823 में वो सिरोही ने की है। और आरपीएससी और राजस्थान के संबंधित अनेक एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं, ये क्वेश्चन शायद आ चुका है दोस्तों। सिरोही ने सबसे अंत में 1823 में संधि की है। इस प्रकार अपन देखते हैं 1817 से 23 के दौरान राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। तत्कालीन समय में 1823 के दौरान जो राजस्थान का एक खाका खींचा गया वो आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य 1947 तक अक्षुण्ण रहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं 19वीं सदी की जो प्रारंभ में, बिल्कुल दोस्तों 19वीं सदी की प्रारंभ में 20 रियासतें थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में के संदर्भ में बातें कर रहे हैं दोस्तों। 20 रियासतें थी, 17 रियासतें राजपूत रियासतें थी। बिल्कुल दोस्तों 17 रियासतें, इनमें से राजपूत रियासतें थी। 20 रियासतों में से 2 रियासतें जाट रियासत थी, 2 रियासतें जाट रियासत थी और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों और कहीं एग्जाम्स में ये आ चुके हैं। इस वीडियो की प्रत्येक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन राज्यों के साथ जो संधियां की गई वो शर्तें क्या थी? तो ये सामान्य शर्तें आपके सामने मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आजकल सुमेलित और विश्लेषणात्मक प्रश्न आरपीएससी द्वारा
या पटवारी एग्जाम्स या पीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखो, संधि के द्वारा जो शर्तें थी उनमें सबसे प्रमुख शर्तें इनमें से हैं कि रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों को सुपर पावर मान लिया। अंग्रेजों ने रियासती राज्यों को वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया गया। रियासत में राजाओं का वंशानुगत राज्य रहेगा। बाहरी आक्रमण के समय राज्यों की सुरक्षा आंतरिक समय के लिए आश्वासन हो गया। इसी तरह दोस्तों, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति सौंपनी पड़ गई। आपसी विवादों में मध्यस्थता सौंपनी पड़ गई। समस्त सैनिक शासन अंग्रेजों को सुपर्द करना पड़ेगा आवश्यकता पर। खिराज की भी नीति अनेक राज्यों की अलग अलग राज्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित की गई। अब ये जो खिराज की राशि निर्धारित की गई है, कहाँ से निर्धारण हुई? तो दोस्तों, वही मराठाओं को दिए जाने वाले खिराज पर ही आधार बनाया गया। तो इस तरह राजस्थान के राजाओं को सुरक्षा तो मिली, किंतु उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी। स्वतंत्रता इस तरह राजस्थान के राजपूत राजाओं ने या राजस्थान की समस्त राजाओं ने खो दी। तो दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। अपन इसके बीच में अपन थोड़ी सी चीज़ छोड़ के आ गए हैं, उस चीज़ पर चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन से थे? दोस्तों, इस वीडियो की प्रत्येक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक लाइन में एक एक क्वेश्चन है। नीचे जो सब्सक्राइब बटन आया हुआ है दोस्तों, आप इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन है, उस पर ऑल पर क्लिक करें। बेल आइकन दबाते ही ऑल जो आता है उस पर क्लिक करें ताकि इससे संबंधित जो अगला वीडियो है, इसी चैप्टर से संबंधित, वो वीडियो तुरंत आप देख सकें। तो दोस्तों, कोटा रियासत पर जो तत्कालीन समय में राम सिंह थे, जोधपुर रियासत में तख्त सिंह जी थे, जो भरतपुर रियासत है उसमें दोस्तों जसवंत सिंह जी थे। दोस्तों, इनको क्यों पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपस में सुमेलित कीजिए जो उस समय तत्कालीन समय में कौन से उस पर किनका राज्य था। तो भरतपुर के अपन जसवंत सिंह पढ़ चुके हैं। उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह जी हैं। जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय जी हैं। सिरोही रियासत में शिव सिंह जी का राज्य है। तो ये आप इन रियासतों पे कौन कौन थे ये आप अच्छी तरह पढ़ते हुए चल रहे हैं, साथ में आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इतने जो प्रमाणिक रूप से जो सोर्स पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के आधार पर आप राजस्थान से संबंधित समस्त जानकारी ले सकें। धौलपुर जो रियासत है वहाँ भगवत सिंह जी, बीकानेर रियासत सरदार सिंह जी, करौली रियासत मदन पाल जी, टोंक रियासत एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो टोंक रियासत थी, और सुमेलन से संबंधित टोंक को जरूर शामिल कर दिया जाता है। तो नवाज वजीरुद्दौला टोंक रियासत के एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है, उसके जो नवाब कौन थे तो नवाब वजीरुद्दौला थे। तो दोस्तों, ये करौली वाला भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बूंदी रियासत की अगर अपन बात करें तो दोस्तों, बूंदी रियासत में राम सिंह जी जो तत्कालीन समय में शासक हैं। इसी तरह आगे अपन चलते हैं तो दोस्तों, अलवर रियासत विनय सिंह जी, इनके बारे में अपन राजस्थान के सभी चैप्टर सोर्स बुक से पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से वहाँ अपन पढ़ते हुए चलेंगे। वर्तमान में केवल याद रखें। जैसलमेर रियासत पे तत्कालीन समय में रणजीत सिंह जी, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह जी, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह जी, बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह जी। और इसी तरह दोस्तों, जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डूंगरपुर रियासत जो बची तो दोस्तों, जो क्रांति के समय जो रियासती शासक कौन कौन से थे ये अपन पढ़ रहे हैं। तो डूंगरपुर रियासत से पहले वापस इनका रिवीजन कर लेते हैं। कोटा रियासत राम सिंह जी, जोधपुर रियासत तख्त सिंह जी, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह जी, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह जी। और आगे अपन देखें तो जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय जी, सिरोही रियासत शिव सिंह जी, भगवंत सिंह जी धौलपुर रियासत, सरदार सिंह जी बीकानेर रियासत। और मैं आपको पुनः कह दूं दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और इस बारे में आप सबको ये
जो ऑथेंटिक प्रमाणित चीज़ें हैं ये आप सबको मिल सके। एकमात्र मुस्लिम शासक जो नवाज वजीरुद्दौला जी टोंक रियासत से थे, राम सिंह जी जो हैं वो बूंदी रियासत में हैं, अलवर से संबंधित हैं, विनय सिंह जी हैं, जैसलमेर रियासत से रणजीत सिंह जी, झालावाड़ रियासत जो है वो पृथ्वी सिंह जी इनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों पुनः आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप जो आरपीएससी से संबंधित समस्त जानकारियाँ लेने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने साथियों को, साथ में ही सबसे ज़्यादा इन लोगों को जोड़ें ताकि ये जो मेरा प्रयास है एक प्रमाणिक अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाने का ये सफल हो सके। और इसमें से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद ही इस चीज़ को समझ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके इस वीडियो में से शामिल हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करके आप आसानी से समस्त प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान से संबंधित, साथ ही जो राजस्थान में और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें संस्कृत की जितने भी कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं का टॉपिक वार अध्ययन कक्षा 1 से 12 के लिए, रीट, टेट, नेट इन सभी एग्जाम्स की जो अध्ययन सामग्री है वो टॉपिक वार वो भी आपको उपलब्ध रहेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही आरपीएससी की आंसर की है या अन्य परीक्षाओं की आंसर की है उनके बारे में भी हम तुरंत आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों डूंगरपुर रियासत की बात कर लें जो अपन ने पहले नहीं की थी, तो डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह जी तत्कालीन समय में शासक थे। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ये सब पढ़ चुके हैं। अगला जो वीडियो है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे इस बारे में अपन थोड़ा सा एक कर लेते हैं। तो इन संधियों का राजस्थान के राज्यों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये एक टॉपिक रहेगा जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के क्या क्या प्रभाव पड़ा इन संधियों का। दूसरा इनके बारे में अपन ये जो पार्ट है इस पार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, जैसे कोटा, मेटरबर्जन, जोधपुर, मैकमोशन, भरतपुर। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सर। अगला जो वीडियो है इस वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कितनी सैनिक छावनियाँ थी, कब कहाँ कैसे इनका स्थापना हुई, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, कौन से ज़िले में 2 सैनिक छावनियाँ थी, एजीजी ने क्या किया, नसीराबाद की क्रांति जो प्रथम क्रांति है उसका सूत्रपात अपने नसीराबाद से हुआ, कब कहाँ कैसे हुआ। तो 1857 की क्रांति से संबंधित वो प्रश्न जो आपको कहीं नहीं मिलते और एग्जाम्स में सीधे पेश करने पड़ते हैं, वो प्रश्न पढ़ने के लिए जो ये अगला वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो नीचे लाल बटन है उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। जो हिंदी में जिनकी सेटिंग है उनमें सदस्यता ले लिखे हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करें और ये जो बेल आइकन है यानी घंटी दिखाई दे रही है साइड में, इस पर भी अगर अब तक आपने क्लिक नहीं किया है तो आप इसे अवश्य क्लिक करें। क्लिक करने पर इसमें ऑल पर जो इस तरह घंटी की तरफ दोनों तरफ ये बजने का चिन्ह है, ऑल पर भी क्लिक करें और क्लिक करते ही आप नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत अपलोड आ जाएगा। दूसरा वीडियो जब मैं तुरंत डालूंगा तुरंत आपका वीडियो आ जाएगा। तो 1857 की क्रांति से संबंधित अन्य जितनी भी बातें हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ जो चीज़ें हैं मैं बता दूं आरपीएससी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित एवं रीट, टेट, नेट और अन्य राजस्थान से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के बारे में आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पुस्तकें, एनसीईआरटी की पुस्तकें और अन्य ऑथेंटिक चीज़ों के द्वारा ही ये इन वीडियोज़ का निर्माण हुआ है। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।